का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कोल्बे रिएक्शन, जो कि हमारे फिनाल का भाग नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो में हमने फिनाल भाग 1 कवर कराया, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कराए हैं। आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसमें हमने फिनाल किस प्रकार से बनाया जा चर्चा किया है। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के भागों को देखेंगे और लगभग आज की इस वीडियो में हम फिनाल को कम्प्लीटली कवर करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक रिएक्शन को समझते हैं और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इन सभी को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन हमारा कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन हमारा क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी सेक्शन लिखाए हैं, तो इसको पहले कवर करेंगे। थ्योरी सेक्शन कवर करने के बाद हम रिएक्शन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन हमारा क्या कहता है, तो जब सोडियम फेनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन के ताप पर व 6 से 7 एटीएम का जो है वह मंडलीय दाब है उस पर कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिसे तनु अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यानी कोल्बे रिएक्शन जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो सैलिसिलिक एसिड जो है इसको प्राप्त करना जो है ये हमारे कोल्बे रिएक्शन का एक थीम है, यानी यही इसका मकसद है। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि सोडियम फेनॉक्साइड होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और मतलब कैटलिस्ट रूप में क्या यूज कर सकते हैं, यानी ताप क्या होना चाहिए, तो 400 केल्विन का ताप रख लें और 6 से 7 एटीएम का दाब रख लें। ठीक है, तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण ये प्राप्त होगा। ठीक है, और इसकी क्रिया किसी भी हम एसिड से, तनु एसिड है ना, उससे करवा देंगे तो सीधे सीधे सैलिसिलिक एसिड हमारा बन जाएगा और ये हमारा कोल्बे रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसकी क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन के ताप और 6 से 7 एटीएम का दाब ले लिया हमने। सीधे सीधे हमने सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना, अब इसी रिएक्शन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो मतलब इसको रिएक्शन को और एक बार आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार का हमारा कोई कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, फिर इसका रिएक्शन आगे हम किसी मतलब डाइल्यूट HCl या कोई भी हम तनु अम्ल ले सकते हैं। इसमें कंडीशन नहीं दिएगा कि केवल HCl ही होना चाहिए, कोई भी हम एसिड ले सकते हैं। उसका रिएक्शन सीधे सीधे करा देंगे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड प्लस NaCl कंपाउंड बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो Na के साथ HCl जो है उसमें से क्लोरीन हो जाएगा, तो Na और HCl बाहर हो जाएगा और ये H जाकर COOH, इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं सैलिसिलिक अम्ल का महत्व, यानी सैलिसिलिक एसिड का महत्व क्या क्या है, यानी इसका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो वही देखते हैं फार्मेशन ऑफ एस्पिरिन। तो सबसे पहला महत्व हमारा इस सैलिसिलिक एसिड का यही है कि इसके द्वारा ही हम एस्पिरिन का निर्माण कराते हैं। एस्पिरिन क्या है आइए समझते हैं। तो एस्पिरिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें छोटा इसे 60 नोट्स में टिप्पणी लिखने के लिए आता है एस्पिरिन बनाने की विधि को समझाई। तो एस्पिरिन क्या है समझते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल हमने बना ही लिया है कोल्बे रिएक्शन के माध्यम से, तो इसमें सैलिसिलिक अम्ल का ही यूज होगा। तो सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया जब एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एस्पिरिन, ठीक है, ये प्राप्त होता है, जिसे एस्पिरिन भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो हमारा है ये सैलिसिलिक एसिड है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर OH तो है लेकिन यहाँ पर COOH इस प्रकार का भी कंपाउंड जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसके सीधे सीधे हम, और ये हमारा जो है इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें एस्पिरिन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार का कंपाउंड बनाएंगे तो ऑक्सीजन पर निगेटिव और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। आप सभी इसको ब्रेक करे होंगे। ठीक है, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के साथ और निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड शो करेगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कंपाउंड हमारा बन जाएगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर O माइनस के साथ है, प्लस वाला आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो इस प्रकार का कंपाउंड बना लेगा और ये वाला आकर सीधा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो COOH के साथ जब अटैच होगा, चूँकि यहाँ पर COOH पहले से ही है और CH3COOH यानी जो है एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एस्पिरिन हमारा बनके रेडी हो जाएगा। जो हमारा कंपाउंड है इसी को हम एस्पिरिन भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे। ठीक है, कि क्या क्या लेंगे, सबसे पहले हम सैलिसिलिक एसिड ले लेंगे और क्या ले लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। सीधे सीधे हम रिएक्शन करा देंगे, जो कंपाउंड बन जाएगा वही हमारा 2-एसिटॉक्सी
2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एस्पिरिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा राइमर टीमैन रिएक्शन, यानी राइमर टीमैन रिएक्शन क्या है तो आइए समझते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट टाइप का एक थ्योरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो फिनॉल की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया में डाइक्लोरोकार्बन अपक्रिया मध्यवर्ती यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो आइए समझते हैं। तो राइमर टीमैन रिएक्शन का क्या महत्व है। तो राइमर टीमैन रिएक्शन के माध्यम से हम सैलिसिलिक यानी सैलिसल्डिहाइड को तैयार करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। फिनाल, ये हमारा फिनाल कंपाउंड हो गया। इसकी क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से हमने हेलो एल्केन और हेलो रेंज जब पढ़ाया था उसमें हम क्लोरोफॉर्म बनवाया था। ठीक है, तो उसमें से क्लोरोफॉर्म हमने बताया भी था, उस रिएक्शन को हमने इंपॉर्टेंट भी बताया था। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से क्षारीय माध्यम में यानी किसी क्षारीय वस्तु की प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्षारीय माध्यम में जिसकी क्रिया करा देंगे तो सीधे सीधे सैलिसल्डिहाइड हमारा बनके तैयार हो जाएगा और इसमें जो अपक्रिया मध्यवर्ती बनेगा इंटरमीडिएट वो डाइक्लोरोकार्बन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्षारीय माध्यम यानी 3 ले लेंगे तो सीधे सीधे OH पहले से यहाँ पर ऐड हुआ है तो CH2 बन जाएगा। ये हमारा सैलिसल्डिहाइड है और ये हमारा इस प्रकार का कंपाउंड अलग से बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आर्थो पर एक बार जुड़ गया है, एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ गया, तो आर्थो पर अगर जुड़ेगा तो इसे सैलिसल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है ना, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने बनाया था। मैकेनिज्म क्यों देखना आवश्यक है क्योंकि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बन रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया और इसकी KOH यानी रिएक्शन करा दिए तो इसमें माइनस KCl होगा और प्लस H2 होगा। ठीक है, तो CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बन यही है, यही हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है यानी अपक्रिया मध्यवर्ती यही हमारा बन के रेडी हुआ है। ठीक है ना, तो अपक्रिया मध्यवर्ती यहाँ पर आकर अटैच हुआ फिनाल में। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना लिए, फिर 2 KOH लगा दिए। ठीक ना, तो सीधे सीधे आके हमारा इस प्रकार का यानी सैलिसल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। ठीक है ना, आगे समझते हैं कपलिंग रिएक्शन क्या है। तो कपलिंग रिएक्शन क्या है, तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल के साथ क्रिया करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजो एजोबेंजीन प्राप्त होता है जो नारंगी रंग का डाई होता है। यानी कपलिंग रिएक्शन यह इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन है। आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, किस प्रकार से इसको फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल के साथ जब क्रिया करेगा, ठीक है ना, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होगा और वह किस रंग का होगा तो नारंगी रंग का होता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है यही हमारा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अब इसकी क्रिया हम किसके साथ फिनाल कंपाउंड के साथ करा दे रहे हैं। फिनाल इसी प्रकार से कंपाउंड रहेगा तो क्या होगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होगा। यानी पीएच यानी इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा यानी अम्लीय माध्यम में इसका रिएक्शन होगा। तो क्या बनाया जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमारा शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि ये जो है ना ये Cl और H ये सब मिलकर बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, और कुछ इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको जरूर याद रखिएगा कि ये ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का डाई होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, यानी औद्योगिक विधि द्वारा हम मेथिल अल्कोहल को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो मेथिल अल्कोहल क्या है, तो जिसमें हम एक कार्बन प्रेजेंट हो यानी CH3OH, उसी को हम मेथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, और एथिल अल्कोहल हो जाता है तो वहाँ पर 2 कार्बन की प्रेजेंस आवश्यक थी। ठीक है ना, तो उच्च ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 1:2 के अनुपात में लेकर कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी उच्च ताप होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन मेथिल अल्कोहल बनाने की यानी औद्योगिक विधि में। तो सबसे पहले उच्च ताप होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 1:2 के अनुपात में, यानी जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसके अनुपात में लेकर कॉपर ऑक्साइड लेकर यानी कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया जब करा देंगे तो मेथिल अल्कोहल बनकर रेडी हो जाए। यानी CO जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर 2H2 लेंगे क्योंकि इसका अनुपात ज़्यादा है। यहाँ पर बताया उसने कंडीशन लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लें या जिंक ऑक्साइड ले लें या क्रोमियम ऑक्साइड ले लें
और 573 केल्विन ताप ले लें और दूसरी एटीएम का मोमेंट लिए दाब ले लें। सीधे हम रिएक्शन करा देंगे तो CH3OH इस प्रकार का हमारा यानी मेथिल अल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आप इतना ज़रूर आप अपने दिमाग में लिंक कीजिए कि केवल हमारा क्या क्या आवश्यक है, यानी उच्च ताप होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसका अनुपात जो है 1:2 होना चाहिए। बस सीधे आप रिएक्शन करा दीजिएगा और एक नए कैटलिस्ट के रूप में यानी कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे फिनाल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो आइए देखते हैं। फिनाल का औद्योगिक निर्माण में हम देखते हैं 2 मेथड यानी 2 विधि द्वारा किस प्रकार से फिनाल को रेडी करते हैं, तो समझते हैं। यानी सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका हम 2 मोल ले लेते हैं। तो आगे 623 केल्विन का ताप और 300 एटीएम का वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। रिएक्शन करा देंगे तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब इस प्रकार का जो कंपाउंड बना है इसकी हम आगे HCl से करा देंगे तो सीधा हमारा फिनाल कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल दोनों मिलके बाहर हो जाएंगे, ठीक ना। बहुत सरल है, आप सब फिर से एक बार देख लीजिएगा रिएक्शन को। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे तो सीधे हमारा इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा ONA, ठीक है ना। क्यों बाहर होगा, क्योंकि ONA चूँकि HCl जो है वो बाहर हो गया है इसीलिए, ठीक ना। अब आगे रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगे तो सीधा हमारा फिनाल कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्यूमीन विधि द्वारा किस प्रकार से हम रेडी करते हैं, ये समझते हैं। तो पहले हमने देखा डो विधि द्वारा हम फिनाल किस प्रकार से बनाते हैं, तो अब देखते हैं क्यूमीन विधि द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं। और क्यूमीन विधि एक इम्पॉर्टेंट विधि है, समझते हैं। जब क्यूमीन की क्रिया वायु से उच्च ताप पर कराते हैं तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है, जिसकी तनु अम्ल से क्रिया कराने पर फिनाल प्राप्त हो जाता है सीधा। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से हम क्यूमीन को तैयार करते हैं, यानी वायु में किस किस कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए आप CH3 CH और CH2 कोई इस प्रकार का हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक ना। तो H3PO4 ले लेते हैं, H+ CH2PO4 इस प्रकार कोई कंपाउंड लेते हैं, सीधा इस प्रकार का हमारा यानी इस प्रकार का हमारा कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टाइप का नहीं है, ये मेन रिएक्शन नहीं है, मेन रिएक्शन यहाँ पर है, उसका कोई मेन यूज भी नहीं है, सो हमने इस तरह से कर लिया था। तो आइए सीधा इसको समझते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये क्यूमीन यही हमारा है, आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं, या इसी को हम क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा कि क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन यही होता है, लिख देगा कि मतलब क्यूमीन से किस प्रकार से फिनाल बनाते हैं, आप पूरी विधि को समझाइए, तो आप सभी क्यूमीन याद रखिएगा। तो इस एयर यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि जो है एयर में ऑक्सीजन जरूर रहता है। तो सिल्वर मतलब Ag के प्रेजेंस होना चाहिए और इसको हीट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का, यानी ये तो पूरा कंपाउंड रहेगा ही रहेगा सी, और ऑक्सीजन भी है तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको क्यूमीन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन आगे करा देंगे तो फिनाल सीधा बन जाएगा और यहाँ पर एसीटोन बन के रेडी हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड हम फिर से बना कर दिखा देते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड है ये इस प्रकार से है, CH3 और डबल बॉन्ड O, इस प्रकार का हमारा कंपाउंड उधर बना है, ठीक है ना। तो वो हमारा एसीटोन बन के बाहर हो गया है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्यूमीन द्वारा यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड लेंगे, मतलब एयर में रिएक्शन करा देंगे वायु के प्रेजेंस में, तो इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, यानी क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाएगा। सीधा इसका रिएक्शन आगे हम बढ़ा देंगे तो सीधा हमारा फिनाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक ना। अब हम कुछ मतलब देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अभी जैसे थ्योरी आप लिखते होंगे तो सीधे लिख दो था परिशोधित अल्कोहल क्या है, परिशुद्ध अल्कोहल क्या है, आपके दिमाग में जब लिंक करता होगा कि ये क्या होता है। तो आइए समझते हैं। तो परिशोधित अल्कोहल यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो लगभग 95% एल्कोहल और 5% जल के मिश्रण को जो है परिशोधित एल्कोहल यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट उसी को कहते हैं, जिसमें 95% एल्कोहल होगा और 5% जल मिक्स होगा, इसी को परिशोधित एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं
परिशुद्ध एल्कोहल क्या है। तो यानी परिशुद्ध एल्कोहल यानी एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या है, तो 100% शुद्ध एल्कोहल को ही परिशुद्ध एल्कोहल के नाम से जानते हैं। यानी जो 100% शुद्ध एल्कोहल हमारा होता है इसी को एब्सोल्यूट एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक ना। तो यही एक दो मतलब थ्योरी में लिखने के लिए थ्योरी में लिखा रहता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि परिशोधित और परिशुद्ध, कन्फ्यूजन थोड़ा करेगा, लेकिन आप सभी ध्यान में रखिएगा। परिशोधित यानी जिसका शोधन किया गया हो तो शोधन कब किया जाता है, जब मिश्रण होता है, ठीक है, उसी का शोधन किया जाता है। तो इसी से लिंक करेगा कि 95% इसमें अल्कोहल होगा, 5% जल होगा। और परिशुद्ध का मतलब आप क्या समझेंगे, परिशुद्ध का मतलब आप समझ लीजिएगा जो सी एकदम शुद्ध होगा, परिशुद्ध चारों तरफ से शुद्ध। तो इस 100% शुद्ध अल्कोहल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। तो आज का लगभग ये सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया है। फिलहाल का बस इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट था, जितना इम्पोर्टेंट था हमने सब करा दिया है। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह सभी मतलब जितना भी थ्योरी हमने कराया है मतलब एल्कोहल, फिनाल और ईथर में, यानी ये हमने अब फिनाल कवर करा दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर को कम्प्लीटली कवर करवा देंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो को प्यार दें, लाइक दें, अपना सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।